10th स्टैंडर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करवाया था, है ना। वो चैप्टर आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो द चैप्टर इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। Periodic classification of elements. Periodic classification of elements. In this chapter we will study about the periodic table. जो periodic table है, जब आप छोटे थे आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री लैब्स में बड़े बड़े periodic tables लगे होते हैं, है ना। तो वो जो periodic table है, जितने भी एलिमेंट्स आज तक प्रिडिक्ट हुए हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखे हुए हैं, मतलब उनको एक प्रॉपर जगह दी गई है पीरियोडिक टेबल में। वही हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है कि ये पीरियोडिक टेबल कैसे बना और ये सारे एलिमेंट्स किस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल पे रखे गए, ठीक है। तो वी विल बिगिन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल कि सबसे पहले क्या था, थोड़े बहुत ही एलिमेंट्स प्रिडिक्ट हुए थे, ठीक है। तो उनको कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने किस तरह से इन एलिमेंट्स को सेट करके नए नए पीरियोडिक टेबल्स बना के रखा, ठीक है। फॉर द इंट्रोडक्शन आई विल टेल यू। सबसे पहले डबर्नियर आए। डबर्नियर ने अपना एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया, उनकी थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद न्यूलैंड आए, ठीक है, उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। ही वॉज ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारे पास मेंडलीव आए, ठीक है, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो वो भी फेल हो गए। तो उसके बाद लास्ट हमारे पास जो आजकल हम यूज कर रहे हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम लोग यूज करते हैं, जो हमारी बुक्स के फ्रंट पेज या बैक पेज पे दिया होता है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और वो जो टेबल है इट इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जिसको अब आज लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, वो हमें कहाँ से पता चलता है, पीरियोडिक टेबल से। सोडियम का 11 है ना, मैग्नीशियम का 12, करते हैं ना ये चीज़ हम लोग। 9th में भी हमने की है, एटॉमिक नंबर्स लर्न करके उनके स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। सो दैट्स व्हाट हम अब स्टडी करेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल बना कैसे। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज वी कैन से अ प्रोसीजर इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक साथ रखा जाता है और डिसिमिलर के बेसिस पे दूर उनको सेपरेट रखा जाता है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन से थे, डबर्नियर। सबसे पहले कौन थे, डबर्नियर। उन्होंने जो हमें दिया था मतलब जो हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हमें बिगिनिंग पे जो टेबल दिया था दैट इज व्हाट डबर्नियर्स ट्रेड्स। उसको क्या बोला था, डबर्नियर्स ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है 3, ठीक है, ट्रेड्स मींस 3। सबसे पहले वो आए, जितने एलिमेंट्स तब तक प्रेडिक्टेड थे लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम प्रेडिक्टेड थे, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, दीज आर द अल्कली मेटल्स। ये क्या है, अल्कली मेटल्स। उन्होंने इन 3 एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रखा, ठीक है। उसके बाद हैलोजेंस भी प्रेडिक्टेड थे उस टाइम, लाइक हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको इन्होंने एक स्लॉट में रखा। दिस इज व्हाट हैलोजेंस, ठीक है। सो लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब अल्कली मेटल्स को एक स्लॉट में रख दिया, इनको एक स्लॉट में रख दिया, ठीक है। देखो हर एक स्लॉट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि डबर्नियर ट्रेड, ट्रेड का मतलब 3, उसने किस तरह से 3 एलिमेंट्स को स्लॉट्स में रखा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि उन्होंने किस बेसिस पे इनको रखा, तो वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक मास। लिथियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 6.9, सोडियम का दैट इज 23 और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 39। तो वी विल मूव ऑन टू द हैलोजेंस। इनमें जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है दैट इज 35.5, है ना। ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 79.9 और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 126.9। सो अब देखो उन्होंने क्या कहा था
कि जिस तरह से वो तीन तीन एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकालते हैं तो इसका जो आंसर आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास लिथियम दैट इज 6.9, थर्ड है 39, है ना। इनका अगर हम मीन निकालें तो हमारे पास इनकी जो वैल्यू आएगी, इनको प्लस करके इनका मीन निकाल के दैट इज 22.95। द वैल्यू इज 22.95 which is approximately equal to the atomic mass of the sodium। तो ये डबर्नियर ने कहा था, डबर्नियर ने ये कहा था कि मैं इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम मीन निकालेंगे तो उसका जो मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट। उसी तरह से अगर हम इनकी बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का 126.9 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसका हम लोग मीन निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है नियर अबाउट 81.2, है ना, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 79.9। तो ये भी हमें जस्टिफाई हो गया प्रॉपर। तो इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम तक प्रेडिक्टेड थे, अगर उन सभी को इस क्राइटेरिया में हम लोग रखें तो ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई थी। मतलब जो बाकी के एलिमेंट्स थे उनको अगर डबर्नियर ने जब अरेंज किया तो उनका जो मीन था दैट वाज नॉट इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो डबर्नियर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये उसका मेथड सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। नेक्स्ट वन इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बेसिकली ये 2 मार्क में पेपर में आ जाता है जो न्यूलैंड्स का है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब यहाँ पे जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव मीन्स 8, इसका मतलब है 8 कह लो, या अगर हम लोग म्यूजिकल नोट की बात करें तो ये म्यूजिकल नोट के इक्वल है। सारे गामा है ना, सारे गामा पाधा नी सा दोबारा रिपीट होता है सा के बाद, नी वो भी 8th एलिमेंट आ जाता है, मतलब वो 8th म्यूजिकल नोट आता है जो रिपीट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब सबसे कम एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का, तो सबसे पहले उसमें हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन आ गया जैसे जैसे मास बढ़ रहा था। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन के नीचे आ गया हमारे पास फ्लोरीन, सोडियम। तो उसने ये स्लॉट्स बनाए कि जिस तरह से एटॉमिक मास बढ़ रहे हैं वो अपने एलिमेंट्स को अरेंज करता जा रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद उसने हमें ये प्रूव करने का कहा, उसने कहा कि ये मान लो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट ही है। अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करने के बाद 8th एलिमेंट पे आते हैं तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। ठीक है, तो हमें पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है ना, बिकॉज हाइड्रोजन भी कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है अगर वो सोडियम हाइड्राइड बनाए, है ना। अगर वो NaH बनाता है तो हाइड्रोजन विल शो द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर लाइक फ्लोरीन। ठीक है, तो उसने ये बोला कि फर्स्ट एलिमेंट विल रिजेंबल टुवर्ड्स द 8th एलिमेंट, क्योंकि मोस्टली हम करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चांस है जब वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो, लेकिन अगर हाइड्रोजन सोडियम के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये -1 का चार्ज शो करेगा। तो हाइड्रोजन है ना जो, ये अल्कली मेटल्स के जैसा भी है और हैलोजेंस के जैसा भी है, दोनों के साथ ही मतलब अपनी रिजेंबलेंस शो करता है। और इसकी जो पोजीशन है वो आज तक प्रॉब्लमेटिक है। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन है वो अभी तक जस्टिफाई नहीं हुई है, स्टिल इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद अगर हम सल्फर के बाद आ जाए नीचे, वी हैव क्लोरीन, तो ये प्रॉपर्टी सेम आ गई क्लोरीन। सोडियम के नीचे आ जाए अगर हमारे पास, तो हमारे पास एलिमेंट आ जाता है नेक्स्ट पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, तो ये सेम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम सेम है। ठीक है, मतलब इस तरह से उसने सारे एलिमेंट्स अरेंज किए। अगर हम लोग सपोज करें कि ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट है बेरिलियम, तो इसके नीचे 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, मैग्नीशियम। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम, तो यहाँ पे वो सही, उसकी बात सही साबित हुई। अगर हम इसको अज्यूम करें दैट दिस वन इज द फर्स्ट, इसके नीचे कौन सा आ रहा है, पोटेशियम, दोनों की प्रॉपर्टी सेम,
सोडियम की वैलेंसी भी +1 है और पोटेशियम की वैलेंसी भी +1 है, ठीक है। तो ये उसने चीज़ देखी, उसके बाद वो अरेंज करता गया। नेक्स्ट उसके बाद आ गया हमारे पास क्रोमियम, फिर आ गया टाइटेनियम, उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद नेक्स्ट आ जाता है आयरन। यहाँ पे फिर उसने प्रॉब्लम क्रिएट की, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कोबाल्ट एंड निकल को एक ही बॉक्स में रख दिया, यहाँ पे इकट्ठा, और उसका रीजन वो नहीं दे पाया। मतलब उसने यहाँ तक तो जस्टिफाई कर दिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8 के साथ सिमिलर होगी, यहाँ पे जो फर्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी 8 के साथ सिमिलर होगी, है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करता गया। बट व्हेन ही रीच्ड हियर, यहाँ पे उसने क्या किया, कोबाल्ट एंड निकल दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों को हैलोजेंस के साथ रख दिया। इन दोनों को पहले तो एक स्लॉट में रखा क्यों, इसका रीजन वो नहीं बता पाया कि इन दोनों को उसने एक स्लॉट में क्यों रखा, व्हाई कोबाल्ट एंड निकल इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट, ये वो नहीं बता पाया। और सेकेंड उसका ये था कि हैलोजेंस के साथ उसने क्यों रख दिया, हाइड्रोजन की तो फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रिजेम्बलेंस है, चलो जस्टिफाई होता है कि साथ में रख दिया, लेकिन व्हाई ही हैज केप्ट कोबाल्ट एंड निकल अलोंग विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन, व्हाई, तो ये भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। सो दैट इज व्हाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज आल्सो फेल्ड, ठीक है, ये भी चला गया, ये भी फेल हो गए। उसके बाद आ गए मेंडलीव, ये काफी हद तक सक्सेसफुल थे, और जो आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव की ही देन है। नेक्स्ट वन इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Mendeleev's periodic table, important topic from 10th standard. Mendeleev's periodic table जो था ये किन्होंने बनाया था, ये बनाया था मेंडलीव ने, ठीक है। और मेंडलीव ने ये टेबल देने के लिए पहले अपना लॉ दिया था, लॉ इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मतलब उन्होंने पहले एक लॉ दिया था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उन्होंने ये कहा था कि मैं ये जो लॉ दे रहा हूँ इसी के बेसिस पे मैंने अपने सारा टेबल अरेंज किया। और लॉ क्या था उनका, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are periodic function of their atomic mass। ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता हो। मेंडलीव ने अपना एक लॉ दिया और इस लॉ की वर्डिंग में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बिकॉज अगर हम लोग कुछ टेबल के डेफिनेशन लिखते हैं देन दैट वी कैन राइट इन आवर ओन लैंग्वेज, नो इशू, वी कैन चेंज। लेकिन जो लॉ है, लॉ एक साइंटिस्ट ने दिया है, देयर विल बी नॉट अ सिंगल चेंज इन द डेफिनेशन, बिल्कुल भी चेंज नहीं आना चाहिए। और लॉ में क्या है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने क्या किया था, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब दिस टेबल was arranged, elements were arranged in Mendel's periodic table, elements were arranged according to increasing atomic mass, they were arranged according to increasing atomic mass। जैसे जैसे atomic mass बढ़ रहा था वैसे वैसे उसने अपने टेबल में एलिमेंट्स को रखा। तो मेंडलीव ने क्या किया, जो टेबल बनाया था, इट वाज कंसिस्टेड ऑफ 7 periods as well as 8 groups, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था जो, इट इज मेड अप ऑफ 7 periods, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं 7 periods, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। टॉप टू बॉटम 8 ग्रुप्स थे, वर्टिकल कॉलम्स 8 ग्रुप्स। मतलब जो टेबल में जो आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें हमारे पास क्या है, 18 ग्रुप्स हैं और 7 periods हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 7 periods आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे जो है हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 7 periods एंड 8 ग्रुप्स। ओके, नाउ वी विल स्टडी कि एडवांटेजेस क्या थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, और हम लोग मेरिट्स भी इनको बोल सकते हैं।
मेनली सीबीएसई में क्वेश्चन आता है स्टेट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। सो वी कैन से इसके मेरिट्स क्या थे जो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के थे, या एडवांटेजेस। मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो इसका मेरिट था दैट वाज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मतलब उसने ग्रुप्स और पीरियड्स में, ठीक है, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जिस वजह से जो एलिमेंट्स की स्टडी थी वो एक सिस्टमैटिकली होगी। मतलब अल्कली मेटल सारे एक तरफ, अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे एक तरफ, हेलोजन्स एक तरफ, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट मेरिट था वो क्या थे, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को एक सिस्टम में स्टडी किया गया। सेकेंड जो आ जाती है दैट इज व्हाट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मतलब कुछ एलिमेंट्स थे जिनका उसने अनुमान लगा लिया था वीकेंड से, जिनका उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये इस तरह की प्रॉपर्टीज के 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और उन्होंने इन 3 एलिमेंट्स को नेम क्या दिया था, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, जिनको फर्दर जब प्रेडिक्ट किया गया देखा गया कि ये जो 3 एलिमेंट्स मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किए थे, ये 3 एलिमेंट कौन से थे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। मीन्स प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स में ही डिस्कवर्ड द एलिमेंट्स known as एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन और उसके बाद एक का एल्यूमिनियम। ही डिस्कवर्ड 3 एलिमेंट्स और उसने ये उनको नेम्स दे दिए, ठीक है। फर्दर जब प्रेडिक्शंस हुई इनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो एक का बोरोन है वो क्या है, स्कैंडियम। दैट इज व्हाट, स्कैंडियम, जिसको आजकल हम लोग स्कैंडियम के नाम से जानते हैं, वो मेंडलीव ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था एक का बोरोन के नेम से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है जो हमारे पास एक का सिलिकॉन है, दैट इज नोन एज जर्मेनियम। दिस इज व्हाट, जर्मेनियम, ये भी मेंडलीव ने ही प्रेडिक्ट कर दिया था। एंड एक का एल्यूमिनियम इज व्हाट, गैलियम। दिस वाज आल्सो प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। मतलब उसने बता दिया था कि इस तरह की प्रॉपर्टीज के 3 एलिमेंट्स हैं और वो जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई वो बिल्कुल यही सेम थी। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस, जो थर्ड है। थर्ड वन इज प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस। दिस वाज आल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव। एज वी ऑल नो कि नोबल गैसेस तो रिसेंटली डिस्कवर हुई है, सबसे लास्ट में, है ना। नोबल गैसेस सबसे लास्ट में डिस्कवर हुई है। इसका रीजन क्या था, बिकॉज जो नोबल गैसेस हैं दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी लेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन तो बहुत लार्ज अमाउंट में है, नाइट्रोजन भी है ना, मीथेन भी है, लेकिन जो नोबल गैसेस है वी कैन से दे आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस, मतलब बहुत कम अमाउंट में नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और इसका सेकेंड रीजन ये है दैट दीज आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, तो इस वजह से नोबल गैसेस लेट प्रेडिक्ट हुई है। लेकिन मेंडलीव ने बोल दिया था कि मैं अपना 8th ग्रुप वेकेंट रख रहा हूँ कि फ्यूचर में इस तरह की गैसेस प्रेडिक्ट होंगी और मैं उनके लिए जगह बना रहा हूँ कि फ्यूचर में जब भी वो प्रेडिक्ट होंगी वो 8th ग्रुप में रखी जाएंगी। सो अगर हम लोग नोबल गैसेस को ऐसे प्लेस करके देखें देन दे इजीली फिट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी एटॉमिक मासेस की करेक्शन की गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज करेक्शन ऑफ एटॉमिक masses, correction of atomic masses। for example जो बेरिलियम है, बेरिलियम, the symbol of beryllium is Be। it was assumed to be trivalent, ये assume किया गया था कि वो trivalent है with the valency of +3, ठीक है। और उसका एटॉमिक मास कितना है,
जो बेरिलियम है दैट इज 4.5। अगर बेरिलियम ट्राईवेलेंट है तो अगर हम उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें दैट इज 3 इंटू 4.5 तो हमारे पास एटॉमिक मास कितना आता है बेरिलियम का 13.5। लेकिन इस जस्टिफिकेशन को रॉन्ग प्रूव कर दिया था मेंडलीव ने। उन्होंने कहा कि जो बेरिलियम है, ठीक है, इट शो रिजेम्बलेंस विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो बेरिलियम है इट इज showing resemblance with magnesium and calcium, so the valency of magnesium is +2, valency of calcium is also +2, therefore the valency of beryllium should also be +2। तो उन्होंने कहा कि अगर बेरिलियम को हम अज्यूम करें कि उसकी जो हमारे पास वो ट्राईवेलेंट भी डाईवेलेंट है तो क्या हुआ 2 इंटू 4.9 जब उन्होंने देखा कि वो जो बेरिलियम है दैट इज डाईवेलेंट, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था उसका जो मास था दैट इज व्हाट 9। ठीक है, सो 13.5 को काट के मेंडलीव ने मास कितना किया 9। ठीक है, सो दीज वर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और वी कैन से डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेरिट्स। ये फेल क्यों हुए थे जो मेंडलीव थे, व्हाई वाज फेल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो फर्स्ट डीमेरिट थी दैट इज व्हाट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो अभी मैंने आपको बताया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी ये डीमेरिट है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको पेपर में आता है ना गिव द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो सिर्फ एक ये ही लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये मेंडलीव के टेबल के टाइम भी थी और आज भी है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो रिजेम्बलेंस है वो अल्कली मेटल्स के साथ है ना। कैसे, किस तरह से अल्कली मेटल्स के साथ है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये +1 की वैलेंसी शो करके क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन सोडियम की तरह +1 की वैलेंसी शो करके क्लोरीन के साथ कंबाइन होके HCl बनाते हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें हैलोजेंस के साथ तो क्या चीज़ है, हैलोजेंस में भी यही चीज़ है कि अगर हम हैलोजेंस हैं क्लोरीन विद द वैलेंसी ऑफ -1 विल कंबाइन विद सोडियम एंड इट विल फॉर्म NaCl, है ना। तो क्लोरीन की तरह हाइड्रोजन भी -1 की वैलेंसी शो करके सोडियम के साथ कंबाइन होके सोडियम हाइड्राइड बनाता है। तो देखो जो हाइड्रोजन है it can react with halogens also as well as it can react with the alkali metals also, मतलब इन दोनों के साथ ही रिजेम्बलेंस है हाइड्रोजन की। फिर मेंडलीव ये नहीं प्रूव कर पाया कि उसने हाइड्रोजन को alkali metals के साथ ही क्यों रखा है, why। ठीक है, सो आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या किया है, हाइड्रोजन को एक अलग से बॉक्स बन के ना सेपरेट करके रख दिया है। तो बाकी का जो टेबल है वो हमारा इस तरह से स्टार्ट हो। ठीक है, जरूर ये टेबल की पिक देखना, इस तरह से कि पहले हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया और बाकी का जो टेबल है वो हमारा इस तरह से आ रहा है। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब हाइड्रोजन को सेपरेट किया हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अभी तक चल रही है दैट व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट प्लेस्ड एट अ प्रॉपर प्लेस। अल्कली एज वेल एज अल्कलाइन एज वेल एज हैलोजेंस दोनों के साथ रिजेम्बलेंस है। नेक्स्ट वी हैव पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स सेम, है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन की ही एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, लेकिन मास नंबर तीनों का क्या है, डिफरेंट। सो दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। इसका रीजन क्या है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1। तो इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से एटॉमिक नंबर भी कितना है 1। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे 1 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं 1, न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2। अब देखो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो एटॉमिक नंबर है इन दोनों के इक्वल होता है। देखो प्रोटॉन सब जगह 1 है, तो यहाँ पे 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 है तो 1, ये तो सेम चीज होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी कर रहा है, तो न्यूट्रॉन का कैसे होता है, जो मास नंबर होता है ना, मास नंबर, वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर कैसे बनता है, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं कि न्यूट्रॉन्स के नंबर को प्रोटॉन के साथ अगर हम प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 है। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन्स 1 है, 0 + 1 1, यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ पे 2 + 1 3, ठीक है। तो ये चीज है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। तो अगर मेंडलीव ने अपना टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया है, देन ही मस्ट गिव 3 डिफरेंट स्लॉट्स टू हाइड्रोजन। लेकिन उसने क्या किया है, अपने टेबल में एक ही स्लॉट दिया है हाइड्रोजन को, और वहीं पे उसने हाइड्रोजन को प्लेस किया हुआ है। लेकिन अगर उसका टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज्ड है, देन ही शुड गिव 3 डिफरेंट स्लॉट्स टू दी हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस वाज द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। नेक्स्ट इज अनोमलस पेयर्स। अनोमलस पेयर्स क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी इन द एटॉमिक मास। अनोमलस पेयर्स में क्या चीज है कि उसने कहा कि मैं अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बट उसने क्या किया, लाइक आर्गन है जो, उसका एटॉमिक मास है 39.9, ठीक है। और उसके बाद जो पोटेशियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 39.0, जो पोटेशियम है। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेशियम पहले आना चाहिए था और आर्गन बाद में। लेकिन उसने क्या किया, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रख दिया, जिसका कम है उसको बाद में रख दिया। सो इट वाज आल्सो अ बिग मिस्टेक इन द टेबल। सिमिलरली कोबाल्ट है हमारे पास 58.93, जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास है 58.93, और निकल 58.70। तो ये भी क्या हो गया, उसकी मिस्टेक थी कि निकल को पहले आना चाहिए था क्योंकि कम एटॉमिक मास है, लेकिन उसने निकल को बाद में रख दिया। सो दिस वाज आल्सो अ बिग मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही है कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स हैं, लाइक सिल्वर है ना, और उसके बाद थैलियम आ जाता है, बोरॉन है, ब्रोमीन, लेड, कॉपर है ना, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन ये दूर दूर उसने रखे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसकी जो आ जाती है हमारे पास डीमेरिट, वो ये है कि ग्रुपिंग ऑफ डी सिमिलर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, आर्गन है ना, दे आर प्लेस्ड विद सोडियम एंड पोटेशियम, जिनकी आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब जो एलिमेंट सिमिलर है उनको दूर कर दिया, और जो एलिमेंट्स डी सिमिलर है उनको नज़दीक रख दिया। लाइक सिमिलर कौन से थे, लाइक सिल्वर है, लेड है, मर्क्यूरी है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सिमिलर है, उनको दूर, और जिनकी सिमिलैरिटीज नहीं है लाइक कॉपर है, सिल्वर है ना, सोडियम पोटेशियम के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटी है, और इनको इकट्ठा रख दिया, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, ठीक है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट।